गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं वापस आपके सामने बीए पार्ट 1 की हमारी जो क्लासेस चल रही है रेगुलर, उन्हीं की एक पोयम हमारे जो एंग्लो इंडियन पोइट्स हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये हमारी हमने ऑलरेडी देख रखा है कि हमने हमारी जो ब्रिटिश पोएम थी, जो हमारे 8 पोएम थी, 2 यूनिट के अंदर डिवाइडेड थी, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं हमारे जो एंग्लो इंडियन पोइट है। 2 टाइप की पोइट्री हमारे सिलेबस के अंदर है बीए पार्ट 1 के अंदर। हम जो कोर्स यहाँ पे कर रहे हैं वो बीए पार्ट 1 का है, ठीक है, बीए पार्ट 1 का। और अकॉर्डिंग टू जेएनयू उसमें जो सेमेस्टर सिस्टम इस साल लागू किया है, सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है, तो ये सेमेस्टर 1 का सिलेबस है जिसमें पोइट्री सेक्शन है, ठीक है, पोइट्री सेक्शन है, उसी में हम ये आपका सिलेबस कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें 2 टाइप्स की पोइट्री है आपके पास, एक तो ब्रिटिश पोइट्री है, एक है हमारे एंग्लो इंडियन पोइट्री। ब्रिटिश पोइट्री का सिलेबस में ऑलरेडी आपके इस प्लेलिस्ट में आपकी जो और भी क्लासें हैं वहाँ पे मैं करवा चुका हूँ, और अब मैं करवा रहा हूँ आपको एंग्लो इंडियन पोइट, जिसमें भी हमने 4 या 5 पोएम ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। तो अब हमारे पास अब आज हमारी एक और नई पोएम है, कैन इट बी, कैन इट बी, क्या ये हो सकता है, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है? मनमोहन घोष। मनमोहन घोष, बहुत ही प्यारी पोएम है ये, बहुत ही शानदार पोएम है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। आप बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट टू रीड, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इस सेक्शन में या इस क्लास में क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम देखेंगे, आउटलाइन ऑफ पोएम देखेंगे। यहाँ पे कई बार मैंने कहा है कि यहाँ पे आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड होती है कि सर आप क्या करो, एक एक रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करवाओ। अगर मैं यहाँ पे एक एक लाइन का अगर ट्रांसलेशन करके चलूँगा तो बेटा ये आपके ग्रेजुएशन लेवल है, यहाँ पे स्टैंडर्ड आपका हाई होना चाहिए। आज मैं करवा दूंगा, लेकिन जैसे जैसे आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, आप कैसे आगे एमए तक जाओगे, कैसे आगे पीएचडी में जाओगे, तो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ वहाँ पे जो प्रोफेसर्स आते हैं लेक्चर देते हैं और रवाना हो जाते हैं। ऐसे आपको स्कूलों की तरह एक एक लाइन से आपको एक एक ट्रांसलेशन ये यहाँ पे कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ, ये जो आउटलाइंस लेके आता हूँ स्पेशली, ये आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी पोएम का क्या है, एक समरी है। पूरी पोएम इस आउटलाइन के अंदर कवर हो जाती है, और लास्ट में मैं आपके लिए लेके आता हूँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम हमारे पोएम की ओर। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट। पोइट कौन है? हमारे मनमोहन घोष, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि मनमोहन घोष का जन्म कब होता है? 19 जनवरी 1869, 19 जनवरी 1869, और इनकी डेथ होती है 4 जनवरी 1924, 4 जनवरी 1924। 9 जनवरी 1896 को जन्म होता है, 4 जनवरी 1924 को इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। वॉज एन इंडियन पोइट, ये एक भारतीय कवि थे, एंड वन ऑफ द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू राइट पोइट्री इन इंग्लिश, और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे कि भारत से प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिसने अपनी पोइट्री अंग्रेजी भाषा के अंदर लिखी, जिसने अपनी पोइट्री अंग्रेजी भाषा के अंदर लिखी। ये एकमात्र व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे? मनमोहन घोष थे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ही वॉज ए ब्रदर ऑफ सर अरबिंदो। सर अरबिंदो, जो ये श्री अरबिंदो या सर अरबिंदो जो व्यक्ति थे, बहुत ही फेमस पोइट माने जाते हैं हमारे अंग्रेजी साहित्य के। इन्होंने कई स्टोरीज लिखी हैं, कई इनके ऐसे भी हैं जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर, जो हमारा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है उसके अंदर हम देखते हैं। तो ये बहुत ही महानतम व्यक्ति माने जाते हैं। इनके ही भाई थे कौन? मनमोहन घोष। कौन? मनमोहन घोष, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एन एंशियल विलेज वॉज इन द बोईरागड़ी, नाउ इज ए सिराज खान, उप जिला इन ढाका, ब्रिकमपुर, जो कि आज वर्तमान में जो ढाका के अंदर ब्रिकमपुर है, उसी की एक गांव है जिसका नाम क्या है? बोईरगढ़ी, बोईरगढ़ी, ठीक है। और नाउ उसको क्या कहते हैं हम? सिराज डिकन, सिराज डिकन।
उसको सिराजदीगन कहते हैं। तो वहाँ का जो बांग्लादेशी जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का जो विलेज है, तो इस टाइप के वहाँ पे नाम है, आप देख लीजिएगा एक बार। वहाँ का जो उप जिला है इन ढाका ब्रिकमपुर में, ठीक है। तो वहाँ पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये इनका गांव है, ठीक है, बोयरागढ़ी। नाउ उसको क्या कहते हैं, बोयरागढ़ी को अभी क्या कहेंगे हम, सिराजदी खान, सिराजदी खान, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मुंशीगंज, ये जो जिला है वर्तमान में, जो ब्रिकमपुर था, ये वर्तमान में क्या है, मुंशीगनी, मुंशीगनी, इसको क्या नाम कहते हैं, या मुंशीगनी या मुंशीगंज, एक ही है बात। मुंशीगंज जो जिला है उसी को पहले क्या कहते थे, ब्रिकमपुर कहते थे। क्या कहते थे, ब्रिकमपुर कहते थे। और ये जो बोयरागढ़ी है इसको आज क्या कहते हैं, सिराजदीकन, सिराजदीकन, ठीक है। तो वहां पे इनका क्या होता है, जन्म होता है, या पैतृक जो गांव है इनका, जो विलेज है, वो कहाँ पे, यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हिज फैमिली वॉज बंगाली, इनकी जो परिवार था बंगाली था। उस समय जो हमारा बांग्लादेश है, जब हमारा 1947 के अंदर जब डिवाइडेशन हुआ, जब माउंटबेटन योजना आई, जब हमें अलग कर दिया गया पाकिस्तान और भारत को, तो हमारा जो पाकिस्तान था, एक वो क्या कहते हैं, एक तो था अपना वेस्ट पाकिस्तान, एक था ईस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान था वो कौन सा था, बांग्लादेश था। तो इसीलिए पहले जो ये पूरे अपने वेस्ट बंगाल ये पूरा एक ही एरिया माना जाता था उस समय, ठीक है। तो हम कहेंगे कि वहाँ पे भी बंगाली गए होंगे। तो इसीलिए इनका जो फैमिली था वो क्या था, बंगाली था। एंड अपर कास्ट हिंदू, और वो कैसे थे, उच्च कुलीन हिंदू थे, उच्च कुलीन हिंदू थे। एंड वर अमोंग द अर्ली एडोप्टर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, और उस जमाने में जो अंग्रेजी शिक्षा के ये उच्च एडोप्टर थे। मतलब उस समय क्या होते थे कि जब कोई बंगाली परिवार के अंदर, मतलब ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, उच्च कुलीन व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी एजुकेशन, अंग्रेजी इंग्लिश के अंदर इन्होंने क्या किया था, अपना पूरा एजुकेशन किया था। और ये क्या बनते हैं, पहले व्यक्ति बनते हैं जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में अपनी पोइट्री लिखी थी, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ही वॉज एजुकेटेड एट मैनचेस्टर ग्रामर स्कूल। ये कहाँ पे पढ़े हुए हैं, मैनचेस्टर ग्रामर स्कूल के अंदर, ठीक है। 1881 से 1884, 1881 से 1884। और कहाँ पे पढ़े, सेंट पॉल स्कूल इन लंदन, सेंट पॉल स्कूल इन लंदन। कब से कब तक, 1884 से 1887 तक, ठीक है। एंड वॉन एन ओपन स्कॉलरशिप टू क्रिस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड, और उन्होंने वहीं पर एक स्कॉलरशिप वॉन की थी, स्कॉलरशिप जीती थी। और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो कहाँ पे गए थे, क्रिस्ट चर्च, जो कि कहाँ है, ऑक्सफोर्ड। और ऑक्सफोर्ड कहाँ है, लंदन के अंदर, ठीक है। तो ये था इनका एजुकेशन बैकग्राउंड। फिर देखते हैं कि इनके जो मेजर वर्क है, इनके जो महत्वपूर्ण काम है हमारे मनमोहन घोष के, वो क्या है, प्रेमवीरा, ये एक पोएम है, ठीक है। प्रेमवीरा एक पोएम है बाय 4 ऑथर, एक प्रेमवीरा है, पोएम बाय 4 ऑथर। मतलब एक प्रेमवीरा एक ऐसी स्टोरी है जिसमें क्या है, 4 जो ऑथर है, 4 ऑथर ने मिलके ये क्या है, पूरी स्टोरी बनाई है। तो ये एक, इसके अंदर हम देखेंगे कि प्रेमवीरा के अंदर एक स्टोरी बताते हैं जहाँ पे 4 ऑथर होते हैं, वो मिलके कुछ काम या कुछ चीज़ों की रचना करते हैं। तो इन्हीं की पूरी स्टोरी हमारे जो मनमोहन घोष हैं, ये एक प्रेमवीरा के बुक के हिसाब से या एक वर्क के हिसाब से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जो कि बहुत ही फेमस थी, लोगों को खूब पसंद आई। कब, 1890 के अंदर, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मनमोहन घोष का था। फिर हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम, ये जो पोएम है हमें क्या बात में बताएगी, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। कैन इट बी माई मनमोहन घोष इज एन एलेजिक लव, ये एक एलेजिक लव है। मतलब एलेजी का मतलब क्या होता है, किसी के दुख में या बिछड़न में कोई बातें लिखी गई हो, ठीक है। तो ये एलेजिक लव पोएम है। एलेजिक मतलब उसकी या तो बिलव मिस हो गई होगी, या प्यार कहीं इसका कहते हैं ना कि लॉस्ट हो गया होगा, लव लॉस्ट हो गया होगा, उसी की दुख में ये लिखी गई एक पोएम है। रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड, यहाँ पे उसकी जो प्रेमिका है उसकी डेथ के ऊपर लिखी गई ये एक क्या है, एलेजिक लव पोएम है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि द पोएट रिमेंबर्स हिज बिलव्ड हु इज डेड एंड रिकॉल्स हर स्वीट स्माइल एंड चीयरफुल लुक।
यहाँ पे पोइट क्या कर रहा है, अपनी बिलव को रिमेंबर कर रहा है। क्या कर रहा है, बिलव को रिमेंबर कर रहा है और वो याद कर रहा है उसकी जो खूबसूरत चीज़ें थी, उसकी खूबसूरत बातें थी, उसकी खूबसूरत आदतें थी, वो सारी चीज़ों को याद करके ये क्या कर रहा है, दुखी हो रहा है बेचारा, उसकी डेथ से दुखी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के ये क्या कर रहा है, इधर इसकी जो स्वीट स्माइल थी इसके बिलव की, वो सारी चीज़ें देख के या सोच के ये क्या कर रहा है, दुखी हो रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पे देखेंगे हम। सी वॉज ए सोर्स ऑफ ए जॉय एंड मेरीमेंट, और ये बातें इसके लिए क्या थी, सोर्स ऑफ जॉय, इसके लिए अकेलेपन में आनंदित बातें थी और मेरीमेंट थी। बट इट इज ए सोरो फॉर द पोइट। अब क्या हो गया है, ये सब कुछ एक दुख हो गया है पोइट के लिए। ठीक है, ये जो बिलव थी ये इसके लिए एक जॉय थी, इसके लिए एक खुशी का पल थे। जब भी बिलव के साथ होता था हमेशा हैप्पी रहता था, उसके जीने का एक सहारा था। लेकिन अब उसकी डेथ हो गई है, अभी वो नहीं है, तो वो इसके लिए क्या हो गया है, एक दुखांत हो गया, एक दुख हो गया इसके लिए। ठीक है, दैट हीज बिलव इज डेथ। अब उसकी बिलव क्या हो गई है, डेथ हो गई है। अब उसकी बिलव की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि आउटलाइन ऑफ द पोएम। इस पोएम की जो हमारी आउटलाइन है वो क्या है, हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि द रोज, ये पोएम किस बातों को लेके चलती है, क्या बातें हमें पोएम के अंदर देखनी है, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। द रोज एंड द डेजीज। रोज क्या है, गुलाब के फूल, और डेजीज भी एक प्रकार के फूल आते हैं। ठीक है, हैव ग्रोन अपॉन हर ग्रेव एंड दे लुक वेरी ब्यूटीफुल एज दे आर शाइनिंग लाइक ए स्टार। यहाँ पे कहते हैं कि जब इसकी पत्नी की डेथ हो गई है तो वहाँ पे क्या है, जहाँ पे इसकी समाधि है, जहाँ पे उसको दफनाया गया है, जहाँ पे जो ग्रेव है उस ग्रेव के ऊपर मिट्टी डाल दी गई है और उसके ऊपर इन्होंने क्या किया है, जाके वहाँ पे कुछ फूल लगा दिए। और वो फूल कौन से हैं, रोज और डेजीज। डेजीज और रोज के फूल जो उसे बहुत पसंद है वो वहाँ पे लगा दिए। अब वो क्या है, उस ग्रेव, उस समाधि के ऊपर वो फूल क्या है, मतलब फल फूल गए, या वहाँ पे उनको देख के जब वो देखता है वो बहुत ही खूबसूरत सी समाधि लग रही है, वो एक बहुत खूबसूरत जो फूल है वहाँ पे खिल रहे हैं। ठीक है, अस दे आर शाइनिंग लाइक ए स्टार, और लगता है ऐसा है कि जैसे कोई तारे चमक रहे हों। ठीक है, बट दिस ब्लूम फ्लावर्स कैन नॉट गिव प्लेजर एंड जॉय टू द पोइट हार्ट। लेकिन ये जो फूल और जो ये इतनी खूबसूरत सी वस्तु जो उसके सामने जो सीनरी दिख रही है, ये इस पोइट को कभी भी क्या है, प्लेजर और खुशी नहीं दे सकती, इसके दिल को कभी खुशी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये क्या है, उसकी याद में लगाए गए कुछ फूल हैं जो कि पोइट ने खुद लगाए थे अपनी बिलव के लिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इंस्टेड दे बिकम ए टोकन ऑफ ए डेथ दैट पेन्स द हार्ट्स ऑफ द पोइट। ये एक टोकन की तरह काम करते हैं कि हम क्या करते हैं, कई बार हम कहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि काउंटर के ऊपर पैसे देते हैं, पैसे देने के बाद वो हमें एक टोकन देता है, वो टोकन एक मैसेज होता है कि इस व्यक्ति ने क्या किया है, पे वहाँ पे कर दिया है, आप इसको वो वस्तु दे दीजिए। तो इसी तरह से जब ये बिलव की डेथ हुई थी तो उसके ग्रेव के ऊपर इन्होंने क्या लगा दिए थे, फूल लगा दिए थे, ताकि उसकी याद में जब भी यहाँ पे ये फूल खिलेंगे तो उसको ऐसे कहते हैं कि उसको याद रहेगा कि इस दिन मैंने ये फूल लगाए थे, और उसी की खुशी में यहाँ पे क्या है, ये फल, ये फूल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक टोकन की तरह काम करते हैं ये फ्लावर्स, दैट्स पेन द हार्ट ऑफ द पोइट। और ये हमेशा पोइट के लिए क्या है, दुख देंगे, पोइट के लिए हमेशा पेन का काम करते हैं। ऑल लोनली थिंग्स आर फुल ऑफ ब्यूटी एंड अस द ब्यूटीफुल थिंग्स साइन सो साइंस द जस्ट डीड। यहाँ पे ये पोइट कह रहे हैं कि सारी अकेली जो वस्तुएं हैं, सारे जो अकेलेपन की जो लोनली थिंग्स है, आर फुल ऑफ ब्यूटी, जो बहुत ही क्या है, खूबसूरत है। ठीक है, एंड अस द ब्यूटीफुल थिंग साइंस सो साइंस द जस्ट। और जो ये ब्यूटीफुल थिंग है, ये जो खूबसूरत चीज़ है, जो लोनली यहाँ पे जो फ्लावर्स मैंने लगाए हैं, पूरे ज़िंदगी भर यहाँ पे अकेले रहते हैं, ये यहाँ पे कोई नहीं आता सिवाय मेरे, लेकिन ये जो इतनी खूबसूरती है ये हमेशा के लिए क्या है, इसी तरह से शाइनिंग करती रहेगी। इसी तरह से ये फ्लावर्स क्या है, शाइनिंग करते रहेंगे, और हमेशा ये, इससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरी जो बिलव है वो क्या करिए, शाइन करिए, या हैप्पी है, या उसकी खूबसूरती है वो मेरे लिए हमेशा क्या रहेगी, एक फ्लावर्स के द्वारा मैसेज करती रहेगी। फिर हम देखते हैं कि दस द फेथ एंड ट्रूथ एंड ब्यूटी ऑफ द पोइट रिमेन द सेम।
यहाँ पे जो पोइट का जो फेथ है, जो विश्वास है, उसकी जो सच्चाई है और उसकी जो ड्यूटी है, ऑफ द पोइट रिमेन द सेम, वो ऐसी की तरह सेम है, बट ओनली हिज बिलव इज लाइंग इन द डस्ट, लेकिन उसकी सारे काम, उसके सारे सच्चाई, उसकी सारी ड्यूटी सब कुछ सेम है, लेकिन सिर्फ कुछ नहीं है, वो क्या है, इसकी जो बिलव वो आज क्या हो गई है, एक डस्ट बन गई है। उसको क्या हो गया है, जब उसको दफना दिया गया है, वो आज एक क्या है, धूल बन गई है। आज वो क्या बन गई है, एक धूल बन गई है। उसकी बॉडी पूरी तरह से डस्ट में समा गई है, धरती के अंदर समा गई है। शी इज ए डेड, वो मर गई है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज ए फुल ऑफ ए ब्यूटी, पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, पूरे जगत के अंदर क्या है, सारी वस्तुएं खूबसूरत हैं, सारी वस्तुएं क्या है, खूबसूरत हैं। यहाँ पे कौन कह रहा है, ये हमारे पोइट कह रहे हैं। लेकिन सो आर द पोइट एंड ऑल थिंग्स इंक्लूडिंग हिज बिलव्ड, और वो कहता है कि ये सारी वस्तुएं खूबसूरत है इस यूनिवर्स के अंदर, लेकिन पोइट यहाँ पे कहता है कि ऑल थिंग्स इंक्लूड हिज बिलव, लेकिन ये सारी वस्तु मेरे लिए सिर्फ क्या है, मेरी बिलव है, मेरे बिलव के अंदर ही क्या है, इंक्लूड है, मुझे अलग से इसका कोई मतलब नहीं है। सो आर द पोइट एंड ऑल थिंग्स इंक्लूडिंग हिज बिलव, ये सारी चीज़ें मुझे मेरी बिलव के अंदर ही नजर आ रही है। मेरे लिए मेरा यूनिवर्स क्या है, मेरी बिलव्ड है। बट इट इज़ ए मैटर ऑफ ए सॉरो, अब उसके लिए ये बात दुखी की बात है कि दैट हिज बिलव इज नॉट लिविंग टू एन्जॉय द ब्यूटी, लेकिन अब उसके लिए दुख है कि ये जो मेरी बिलव है ये मर चुकी है, और अब ये ना तो जिंदा है कि नॉट लिविंग टू एन्जॉय द ब्यूटी, और वो अब ये जो खूबसूरती है या ये जो पूरे यूनिवर्स के अंदर जो बातें होती है या इतनी अच्छी खूबसूरत जो चीज़ें हैं, इसको अब वो कभी एन्जॉय नहीं कर सकती। द पोएम शोज दैट एवरी ब्यूटीफुल थिंग्स बिकम मीनिंगलेस, यहाँ पे पोएम ये जो हमें शो करती है कि हर खूबसूरत चीज़ क्या है, मीनिंगलेस है, अगर क्या है, टू ब्रोकन हार्ट ऑफ मैन, हर उस व्यक्ति के, हर उस जिसका दिल टूट चुका है या जिसके कहते हैं ना कोई अपना चला गया, उसके लिए ये सारी ब्यूटीफुल थिंग्स क्या है, न के बराबर है, मीनिंगलेस है, उसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, फिर कहते हैं कि वाइल ही हैड लॉस्ट हिज बिलव, अब यहाँ पे क्या पोइट कहते हैं कि यहाँ पे इसने उसकी बिलव को लॉस किया है। एवरीथिंग विच हैज़ ब्यूटीफुल, सारी चीज़ें अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, बिकम मीनिंगलेस, बट अब क्या है, मीनिंगलेस है, उसके लिए कोई औचित्य नहीं है वो। अज हिज बिलव वॉज नो मोर टू शेयर हिज जॉय, लेकिन अब मेरे लिए वो सारी जिंदगी में मेरी वो सारी खूबसूरत यूनिवर्स के अंदर सारी खूबसूरत चीज़ें मेरे अब कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मेरी जो बिलव है वो अभी यहाँ पे नहीं है, यहाँ उसकी डेथ हो गई है। अब मुझे उसके लिए ये सारी खुशी मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई किसी खूबसूरती को नहीं देखना, या मुझे कोई खूबसूरती अच्छी नहीं लगती बिना मेरे बिलव के। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि जिस तरह से प्रेमिका चली गई है, और ये जो हमारे पोइट है ये पूरी तरह से क्या है, अकेले पड़ गए हैं, और इतनी संसार के अंदर इतनी खूबसूरत चीज़ें, ये इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें यूनिवर्स के अंदर, वो सारी चीज़ें अभी हमारे पोइट के लिए कोई औचित्य नहीं रहता। ठीक है, फिर देखते हैं कि द पोएम्स बियर्स एंड ऑटोबायोग्राफिकल बैकग्राउंड। यहाँ पे पोएम क्या, ये जो पोएम है, इस पोएम के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से कि एक बिलव्ड है, उसकी डेथ हो गई है लवर की, और उस लवर की डेथ होने के बाद जो एक लवर है वो किस तरह से उसको मिस कर रहा है, किस तरह से उसके लिए वो तड़प रहा है, किस तरह से उसको याद कर रहा है वो, तो एक उसकी जो भावना है वो ही खुद समझ सकता है, हम यहाँ पे पोएम के द्वारा नहीं समझ सकते। तो एक अच्छी पोएम है, एक लवर्स की पोएम है, लवर के बिछड़ जाने के बाद की पोएम है, किस तरह से वो उसको यूनिवर्स की इतनी खूबसूरत चीज़ें भी उसको पसंद नहीं है, किस तरह से वो कहता है कि मुझे याद में मैंने जो शाइनिंग फ्लावर्स लगाए वो चमकेंगे, हमेशा के लिए चमकेंगे, लेकिन तेरी जो स्माइल है, तेरी जो खुशी है, वो मेरे लिए हमेशा ही क्या है, खालीपन रहेगा मेरी ज़िंदगी में, मैं कभी उसको वापस नहीं देख पाऊँगा। ये जो पोएम है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल बैकग्राउंड फील करवाती है, क्योंकि यहाँ पे जो पोएम है, यहाँ पे खुद अपने जो पोइट है, यहाँ पे जो खुद पोइट है ये बताते हैं, ये अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी बिलव के बारे में बता रहे हैं, तो ये माना जाता है कि एक ऑटोबायोग्राफिकल बैकग्राउंड वाली पोएम है। द पोइट हैड लॉस्ट हिज बिलव, यहाँ पे जो हमारे मनमोहन घोष हैं, इन्होंने क्या है, अपनी बिलव को लॉस्ट कर लिया है एट द अर्ली एज विच ब्रोकन हिज हार्ट,
बहुत ही कम उम्र में बहुत ही जल्दी इन्होंने खो दिया अपने बिलव को, जो कि क्या है, इनके दिल को तोड़ चुकी है, डिप्रेस, और उनको डिप्रेशन में डाल दिया, इनकी आत्मा पूरी तरह से मर चुकी है। दिस एलेजिक लव पोएम, और ये एक दुखांत प्रेम कथा है या प्रेम की कविता है, वॉज रिटन परहैप्स इन मेमोरी ऑफ ए डेड वाइफ, और ये जो पोएम लिखी गई ये उनकी वाइफ जो कि ये बिलव थी, उनकी जो धर्मपत्नी थी, बिलव थी, उनकी याद में लिखी गई ये खूबसूरत सी छोटी सी पोएम है कैन इट बी के नाम से, जो हमारे सामने मनमोहन घोष बता रहे हैं, यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत की। द पोएम इज ए लिटिल वन विच कंसिडेंट वर्ड्स एंड परहैप्स प्रेज, यहाँ पे जो पोएम है एक लिटिल छोटे से कहते हैं कि पैराग्राफ के अंदर ही समाहित है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया गया। इट्स बियर 4 स्टैंजा टोटल, और ओवरऑल इसके 4 स्टैंजा है। इच हैव 4 लाइन्स, 4 लाइन के 4 स्टैंजा देखने को मिलेंगे हमें यहाँ पे। द लास्ट लाइन ऑफ इच स्टैंजा कंटेन द सेम आइडिया दैट हिज बिलव इज द डेड, और हमें हर आखिरी लाइन में यही पता चलेगा कि कुछ बातें बताने के बाद वापस से हमारे पोएट कहेंगे कि मैंने अपनी जो धर्मपत्नी है, अपनी जो बिलव है, उसको लॉस्ट कर दिया, और मेरे लिए ये अभी जगत किसी काम का नहीं है। मैं अपनी बिलव को क्या कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ। एंड नो मोर टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ ए वर्ल्ड, और अब मुझे इस विश्व की या इस संसार की जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं उससे कोई मतलब नहीं है, वो अभी मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरे लिए मेरा जो विश्व था, मेरे लिए जो मेरी यूनिवर्स थी, कि सबसे खूबसूरत चीज़ क्या थी, मेरी बिलव थी। तो ये एक छोटी सी पोएम थी, कैन इट बी, बहुत ही खूबसूरत पोएम है। अगर आप इसे बड़े अच्छे से पढ़ोगे तो ये आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये इस पोएम का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है। देखो, व्हाट इज द थीम ऑफ ए पोएम कैन इट बी बाय द मनमोहन घोष। आपको क्या करना है, इसकी एक थीम बतानी है। थीम क्या होती है, एक इसके बारे में, इसके किस चीज़ के ऊपर ये पोएम लिखी गई है। तो उस लव के बारे में आपको पता है कि किस तरह से बिलव से मिस हो गया है, बिलव को ही वो क्या कर रहा है, अपना यूनिवर्स बताता है, यूनिवर्स की सबसे खूबसूरत चीज़ बताता है। तो इस बारे में आपको क्या करना है, उसको लिखना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी, और एक छोटी सी पोएम है, खूबसूरत पोएम है, मनमोहन घोष के द्वारा लिखी गई हमारी पोएम है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, खूबसूरत होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट हमारे एक और नई वीडियो के साथ, एक नई पोएम के साथ। मैं वापस आपके साथ सामने नई पोएम लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।